ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था, सलमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान आरिफ टीम से मुंसलिक हैं, मॉर्गेज ब्रोकर हैं। वैसे प्रोफेशनली जो है मॉर्गेज ब्रोकर हैं, लेकिन बड़ी सलाहियत है इनकी। लेकिन प्रोग्राम के दौरान से बात करेंगे। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्शद भाई, क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम और अरसे पहले ज़ाहिर है, पहले तो बड़ी महफिलें होती थी, बड़ी बातें होती थी, फिर ज़ाहिर है सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में जो है वो मसरूफ़ हो गए। मॉर्गेज के हवाले से पहले ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल। बड़ी रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। पिछले 2-3 महीनों में तो बहुत कुछ हुआ, फिर नए रूल्स आ गए। लोगों में बड़ी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे चीज़ों को। मतलब जो बेचने वाला भी परेशान है, ख़रीदने वाला भी परेशान है। ये जो नए रूल्स आए हैं और स्ट्रेस टेस्ट आया है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे लिसनर्स के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपके टीवी के ऊपर, और थैंक यू आपके इनविटेशन का, आपके आने का शुक्रिया। तो चेंजेस मॉर्गेजेस के अंदर आती जा रही हैं पिछले कई सालों से, और ये एक ऐसा क्रिटिकल सब्जेक्ट है जो कि आपको अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज अ प्रोफेशनल, हमारे लिए सही है, एज अ रीडर आपके लिए बिल्कुल सही है। चेंजेस जो अभी आए हैं रिसेंटली, वो स्ट्रेस टेस्ट एक अनाउंस हुआ है जो कि 2017 में सितंबर अक्टूबर के अंदर अनाउंस हुआ था कि इम्प्लीमेंट उसका होगा 2018 के अंदर। कुछ बैंक्स ने उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था नवंबर दिसंबर में, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है। थोड़ी सी मार्केट को टफ किया है क्वालिफिकेशन वाइज, और जितने भी लैंडर्स हैं उन्होंने, और उसका बेस, उसकी जो मेन बेस रीज़न है वो थोड़े से डिफरेंट हैं हर किसी के पर्सपेक्टिव के हवाले से। ठीक। जो स्ट्रेस टेस्ट है वो ये कि जो इन्वेस्टर्स ड्रिवन मार्केट थी, जो इन्वेस्टर्स थे जितने भी, जिनके पास, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, उसका मतलब ये कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी मौजूद है और मैं एक दूसरा घर लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब इधर वो मैं लेना चाह रहा हूँ बनाकर और उसको फ़ौरन बेचना है, फ्लिप करना है जिसको कहते हैं वो, या फिर मैं उसको लेकर रेंट आउट करूँगा और कुछ अरसे के बाद उसमें से बेच के अपने जितने भी प्रॉफिट है वो निकालना है। ठीक। सो उनके लिए टफ कर दिया है पहले। अब CMSC ने एक रूल अनाउंस किया था इन 2013, आई बिलीव 2013 के अंदर, कि सेकंड प्रॉपर्टी को वो इंश्योर्ड नहीं करेंगे। मींस अगर मेरे पास एक घर है, दूसरा घर लेने के लिए मुझे मिनिमम 20% डाउन पेमेंट तो देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन कम है तो डाउन पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। वो इनकम के हिसाब से और क्रेडिट के हिसाब से, लाइबिलिटीज़ के हिसाब से। जो इन्होंने स्ट्रेस टेस्ट लेकर आए हैं अभी, उसमें अच्छा, तो पहले क्या होता था कि दो तरह के रेट्स होते हैं मॉर्गेज के अंदर। एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेट, और एक को हम कहते हैं क्वालिफाइंग रेट। तो अगर हम पहले 20% डाउन पेमेंट देते थे एज अ फर्स्ट टाइम बायर और एज अ इन्वेस्टर, सही, तो हमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट होता था बेसिकली, उसी कॉन्ट्रैक्ट रेट के ऊपर हमें क्वालिफिकेशन करनी होती थी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रेट को एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे हमारी 5 ईयर जो मोस्ट कॉमन टर्म है, वो जो पॉपुलर और मोस्ट कॉमन टर्म है वो है 5 ईयर की मॉर्गेज किसी भी लेंडर से। सही। सो 5 साल तक मुझे फॉर एग्जांपल रेट मिल रहा है 3%। हम एक फिगर चूज कर लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं, तो 3% के हिसाब से 5 साल तक मेरा रेट होगा 3%, नो मैटर मार्केट जितनी भी फ्लक्चुएट हो, ऊपर जाए नीचे जाए, रिगार्डलेस, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 3% के लिए मैंने आपसे साइन अप किया, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मैं आपको 3% रेट दूंगा। ठीक है, कम हो ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं। तो जो मेरी क्वालिफिकेशन होगी कि मेरे डेट्स रेशियोज इतने हैं, मेरी इनकम इतनी है, मेरी एक्सपेंसेस इतने हैं, वो सारा जो कैलकुलेट करेंगे वो उस 3% के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेट है। ठीक। स्ट्रेस टेस्ट से जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो ये हुई हैं कि रिगार्डलेस मैं 20% दे रहा हूँ या 30% डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेट होगा उसके ऊपर 2% ऐड करने के बाद मेरी क्वालिफिकेशन होगी। ओके, राइट। सो अगर मैं 3% इंटरेस्ट रेट मेरा है बैंक के साथ, तो मुझे 3% पे पहले की तरह क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, 5% पे करनी पड़ेगी। सो अब जब हम 5% पे क्वालिफिकेशन करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 5 लाख की प्रॉपर्टी के लिए क्वालिफाई कर रहा था अभी, तो अब वो 4 लाख की प्रॉपर्टी के लिए क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें चेंज हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम
आप भी देख रहे हैं और आपको मुझसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में फॉर श्योर नॉलेज है कि जो रियल एस्टेट मार्केट जैसी हाई अनरियलिस्टिक हो गई ना, अनरियलिस्टिक हुई, जी हाँ बिल्कुल, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लाने की मेन जो रीज़न थी वो ये कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़कर वहाँ पर पहुँच जाए तो भी आप उसको बेयर कर सकें। ऐसा ना हो कि आप डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएं जैसे कि यूएस में हो चुका है। ठीक, बिल्कुल सही। और ये भी नहीं चाहते कि इंटरेस्ट रेट जैसे 88 में हुआ था, इतना हो गया था कि 12% तक देने के काबिल नहीं थे लोग। बिल्कुल सही। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है अगर हम डाउन पेमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लें। ओके। सो हम सबको ये चीज़ पता है, और जिनको नहीं पता आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि अगर हम लेस देन 20% डाउन पेमेंट देते हैं तो हमारी डील को बैंक से अप्रूवल होने के बाद डिफॉल्ट इंश्योरेंस के लिए अप्रूव होना पड़ता है, जो कि CMHC जेनवर्थ या कनाडा गारंटी आपको प्रोवाइड करता है और आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। उसके लिए आप पे करते हैं, बैंक आपके बिहाफ के ऊपर पे कर देता है, और वो जो उन्होंने बैंक ने पे किया होता है वो पोर्शन आपकी मॉर्गेज के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं। ठीक। और उसको उसकी पेमेंट को अमोर्टाइजेशन के ऊपर कर देते हैं 25 इयर्स के ऊपर। जी बिल्कुल ठीक, जो कि मैक्सिमम हमें CMHC से मिल रही है। सो जितनी भी डील्स हम CMHC में या जिसको भी इंश्योर डील कहेंगे हम, क्योंकि मोर्गेज डिफॉल्ट इंश्योरेंस होती है उनकी, वो पहले से ही क्वालिफाइंग रेट जो था 5 इयर्स का पोस्टेड रेट, उसके ऊपर क्वालिफिकेशन उसकी होनी थी। ठीक है, बिल्कुल सही। सो कॉन्ट्रैक्ट रेट से उसका ताल्लुक नहीं था। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट रेट अगर 3% है और क्वालिफिकेशन रेट लेट्स सपोज 4.99% है, तो हम उसी के ऊपर क्वालिफाई करते थे। उनके ऊपर चेंजेस नहीं आए हैं अभी। अच्छा, गुड, सही। हम ये भी सुन रहे थे कि जब ये चीज़ें सारी चेंज होंगी तो जनवरी के अंदर ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो अमोर्टाइजेशन पीरियड है, जो कि मैक्सिमम 25 इयर्स का है, वो बढ़ा के अप टू 30 इयर्स भी कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अभी तक ऐसा होने, लेकिन मोस्ट लाइकली 30 तक भी रहा और लोगों ने 35 तक था, 40 तक था। जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त 40 तक था और 0% डाउन पे। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक हमारे क्लाइंट से उन्हीं की मॉर्गेज की थी 40% अमोर्टाइजेशन पे, 0% डाउन। 40 इयर्स की 40 इयर्स की अमोर्टाइजेशन, 0% डाउन। अब नहीं है, फिर चेंज होते होते। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 11.5 साल पुरानी, जब ये चल रहा था, वो तो हो रहा था। तो ये अब चीज़ें चेंज ऑब्वियसली टफ हो गई हैं। क्वालिफिकेशन ज़्यादा, लेकिन आपको लगता है कि ये बेहतर हो गया, मतलब बिल्कुल जेन्युइन क्वालिफाइड बायर आएंगे सामने इस तरह से? मतलब इफ एंड बट्स तो रहते हैं। क्वालिफाइंग बायर्स तो मार्केट में अगर आप हर तरह से देखें, डील को स्ट्रक्चर होने की जरूरत तो हर दफा होती है, चाहे आप जितनी हिसाब से भी या जिस हिसाब से भी क्वालिफाई होते हैं। ये उन्होंने इसलिए किया है कि हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आए लोगों के सामने, लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे जाकर जो मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस, आर्टिफिशियल जो इसमें क्रिएट हो जाती चीज़ें, उससे बचने। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए सेम है, मतलब अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको कोई इतना खास फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए सेम है, इतनी अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, साथ ही अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया पिछले, अब देख लें कि 2 दफा पहले बढ़ा। सॉरी, मैं करेक्ट करूँ भाई, सॉरी आपकी बात को। अब फर्स्ट टाइम होम बायर भी जो 20% से लेस डाउन पेमेंट कर रहे हैं, अच्छा, अगर हम उस वक्त भी 20% डाउन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, फिर अगेन उनको कॉन्ट्रैक्ट रेट प्लस 2% पे करना पड़ेगा, या फिर क्वालिफाइंग रेट विच एवर इज हायर, जो भी है। हाँ, मतलब अगर या तो उसको उस तरह से प्रोटेक्ट कर लें जी, जो इंश्योरेंस कर रही है उनको, और या फिर इस तरह से वाजिब। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 3 दफा बढ़ चुका है अब जो है, और अभी भी कहते हैं 2 दफा और बढ़ जाएगा। ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? प्राइजेस प्रॉपर्टी की कम होने के चांसेस हैं। सही है, लेकिन 2 ही वेज में या 2 ही डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी प्राइस जा सकता है, या तो नीचे या ऊपर। बिल्कुल सही बात है। अभी वो ऊपर जाकर अब नीचे की तरफ आए हैं, और अप्रैल 26 से मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउन जो स्टार्ट हुए थे, और अब वो आकर अब मार्केट की प्राइस, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, वो ऊपर जाने शुरू हुए हैं ग्रेजुअली, बट स्टेबल होंगे। जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उससे मार्केट के प्राइस एकदम ऊपर नहीं जाएंगे, स्टेबल होंगे, बट इवेंचुअली
या तो नीचे या ऊपर, अब नीचे अगर आए हैं तो ऊपर भी जाना ही है कभी, मतलब जाहिर है वो टाइम, इसको करेक्शन कह लें, एडजस्टमेंट कह लें, करेक्शन इज राइट वर्ड, कि वो तो होना ही था, मतलब हर चीज में होता है, ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, कोई भी चीज, स्टॉक्स देख लें, जब कोई चले, बिटकॉइन था वो कहाँ पहुंच गया अचानक जो है वो फिर नीचे, तो हर चीज को अब ये है कि किस वक्त में आपने क्या फैसला किया, ये आपके ऊपर है, आपको फायदा देगी, आपको नुकसान देगी। क्वालिफिकेशन जो है अब लोगों की, जैसे आपने बताया कि इस तरह से हो रही है, जनरली जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, ये सेकंड जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर फर्स्ट पैसे भी हैं, आपको ऐसा भी है कि आपके पास पैसे में तब भी आपको क्वालिफाई ना करें, मतलब आप 35% डाउन दे रहे हैं, बट कोई कंडीशंस ऐसी आ रही हैं कि आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं, 4 हैं, तो ऐसी सूरत हाल में देखिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनकम वाइज है, राइट, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी फिर हम लेंडर की डाइवर्जन हो जाती है कि अगर आप ए लेंडर के पास नहीं है तो बी लेंडर के पास ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन मौजूद है, राइट। ए लेंडर्स जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, उसमें ए लेंडर्स के अंदर वो कहते हैं जी जितना आपने टैक्स फाइल किया है हम तो उसी की बेस पे जाएंगे, बस खत्म हो गया, और जो भी डिटेल होती है, जी, जो भी नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसके ऊपर। बी लेंडर्स के अंदर है, अगर आपने नोटिस ऑफ असेसमेंट पे आपकी इनकम कम भी है और आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो उसमें आप एडजस्ट हो सकते हैं, और अब इतना कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। लोग जो भी आपके देखने वाले हैं, मैं एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से ये कहूँगा उनके लिए कि देखना ये चाहिए, इस वक्त क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी टफ, ठीक है, आपका एम प्रॉपर्टी ओनिंग की तरफ होना चाहिए, ना कि आप ये सोचें कि मुझे ए लेंडर से ही मॉर्गेज चाहिए, क्योंकि हम 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, एक हम बहुत शॉर्ट टर्म पे देख रहे हैं कि हम क्या इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, सेकंड हम देख रहे हैं कि ओवर द टाइम पीरियड जो हमने माइंड सेट अपना रखा हुआ है उसके ऊपर अगर हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट है, वो नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस बेस के ऊपर। तो उसके लिए आपको एक अच्छा रिलेटर चाहिए जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करे, और एक ढंग का मॉर्गेज ब्रोकर चाहिए अच्छा मॉर्गेज ब्रोकर आप जैसा चाहिए। अच्छा, अब जो रियल एस्टेट की मार्केट जिस तरह से चल रही है, ये इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ रहे हैं, एक लोगों को बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों में आ जाता है, लो जी बढ़ गई, हालांकि 0.25% बढ़ी होती है, ये जनरली कितना फर्क पड़ जाता है इसमें, मतलब फर्क नहीं पड़ता, 10, 12, 20 डॉलर का फर्क बस, मतलब ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है, मतलब आपका 1% भी बढ़ जाए तब भी $100 बढ़ रहा होगा शायद। हमें याद है अच्छी तरीके से जब हमने शुरू किया उस वक्त 5% के ऊपर भी हमने मॉर्गेज लोगों को दी और लोग बहुत खुश होकर लेते थे, यकीन करें अर्शद भाई, लोग बहुत खुश होकर लेते थे कि बहुत अच्छा रेट मिला हुआ है। ये लोगों की आदतें खराब हो गई जब उनको 1.9 और 1.5 इंटरेस्ट के ऊपर उनको जब देना शुरू हुआ। हालांकि आप देखें कि 25-30 साल के ऊपर आप पूरा स्ट्रेच हो रहा है वो, और आप ऑब्वियसली किसी भी घर पे कोई भी सारी जिंदगी नहीं रहता, ऑब्वियसली हम बेच देते हैं 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो रियल एस्टेट एक किस्म का आप कह लीजिए कि ये सेकंड आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, हम हर 3-4 साल बाद घर चेंज कर रहे होते हैं, तो कभी भी 5 साल ही पूरे नहीं होते, आपकी ट्रांसफर होती है, और वो उसमें बुराई है भी नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप पैसे सेव कर पाते हैं, से आपके अपना पैसा और आप उसी को लगा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो ये लोगों पेमेंट वाइज इतना प्रॉब्लम इतना नहीं है। मतलब आप फर्ज कर लीजिए अभी ये एक साल में 0.50 और क्वार्टर और भी बढ़ जाता है, तो वही $50-100 के फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। सही। अभी आप क्या मशवरा देंगे लोगों को? एक तो आपने बात बड़ी अच्छी क्लियर कर दी कि फौरी ज़रूरी नहीं कि आप लेंडर के पास ही जाएं, आप भी जहां आप क्वालिफाई करते हैं उसके मुताबिक भी जा सकते हैं। अच्छा, जब आपके मसाइल हो जाते हैं फर्स्ट मॉर्गेज के, देन ज़ाहिर सेकंड मॉर्गेज आती है जी, वो आप एडवाइस ज़ाहिर है वो तो मजबूरी है समटाइम, तो एडवाइस ना ये मुश्किल हो जाती है, या ये थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, या इसके और टर्म्स एंड कंडीशंस? सेकंड मॉर्गेज में लोगों को 1-2 चीज़ें क्लियर होने की ज़रूरत है। एक तो लोग सेकंड प्रॉपर्टी की मॉर्गेज को भी सेकंड मॉर्गेज कॉल करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं, सेकंड मॉर्गेज आपको अमाउंट है वो जो आपको बिल्कुल फिल करनी है, जो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब एक बैंक ने आपको फर्ज कर लीजिए 70% दे दिया, तो बाकी 30% का जो अमाउंट है वो आपको कोई और लैंड कर रहा है। सही, वो सेकंड मॉर्गेज। एग्जैक्टली। तो एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 2 मॉर्गेजेस हैं वो सेकंड मॉर्गेज कॉल करते हैं। अगर हम 2 प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों प्रॉपर्टीज पे जो मॉर्गेजेस होंगी वो फर्स्ट मॉर्गेज ही कॉल की जाएगी। ठीक है। सो जो सेकंड मॉर्गेज है उसमें डिफरेंट रेट के ऊपर हम 2 चीज़ें हम फोकस करते हैं, एक रेट और एक लेंडर चार्जेस, जो लेंडर फी होती है उसके ऊपर।
सो रेट 6% से लेकर 12-14% तक जाते हैं। अच्छा, सेकंड मॉर्गेज के अंदर, डिपेंडिंग के लोन टू वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रॉपर्टी में इक्विटी कितनी है, डिपेंडिंग के प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर है, किस कंडीशन में है, जो बोरोर्स हैं उनके क्रेडिट की सिचुएशन क्या है, उनकी इनकम क्या है। सो सेकंड मॉर्गेज एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम या कोई भी ब्रोकर या कोई भी मॉर्गेज एजेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं आपको, या गारंटी नहीं कर सकता कि मैं आपको इस इंटरेस्ट रेट पे लेके दूंगा। अगर कोई कह रहा है तो इट्स रॉन्ग हमेशा, क्योंकि ये वेरी करेगा परसेंट टू परसेंट और आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत सी बातें हैं, अभी और भी होंगी, लेकिन मैंने कहा इतनी लोगों तक आज जो है वो डाइजेस्ट करें, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जब भी वक्त हो आप आएँ, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आज और भी चीज़ें पूछना चाह रहा था, टेक्निकल चीज़ें हो गई, मौसीकी से बड़ा आपका लगाव रहा बड़ा अरसा कि अभी कुछ सिलसिला चल रहा है कि बस वो खत्म हो गया? बस खुद अपने लिए, अपने हद तक घर में शौक के लिए रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए। जब आप दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है तो सबसे ज़्यादा रिलीफ आपको मिलता है, आप जाके प्ले समथिंग हल्का। नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम आए थे, आज से 15 साल पहले की बात है, उसके कुछ अरसे बाद तक, तो जो मेन यहाँ पे लोग जो थे, सलमान भाई उसमें थे और बड़ा ज़बरदस्त गाते थे फंक्शन में। हम उस वक्त इस तरह से इनके साथ तारुफ था, लेकिन ज़ाहिर है फिर सब प्रोफेशन में आ जाते हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहीं, तो इन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त, वो वक्त बड़ा अच्छा था और ये वक्त भी बहुत अच्छा है। उस पर हम किसी और दिन ज़रा तफसील से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मॉर्गेज ब्रोकर हैं, इनकी अपनी टीम है, पूरी टीम सलमान आरिफ, और मॉर्गेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं, हमारे जहन में और सवाल होते हैं बहुत से, लेकिन हम उनको प्रोफेशनली उसका जो है आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे होते हैं, लोगों से, दोस्तों से, जिस तरह कह दिया वो जो अचानक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, या अब तो क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल हो गई है, अब तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे आ गए, बिल्कुल आ गए हैं, लेकिन जब भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है उसका हल भी तो होता है ना। तो वो अगर आप प्रोफेशनल से पूछ रहे हैं, मैं ज़िंदगी में आम चीज़ों की बात भी कर रहा हूँ, ना सिर्फ मॉर्गेज के हवाले से, आम जिंदगी में भी कभी भी एक चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, और आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात है उसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर है। ख़ास आप उसको रिलीजन के हवाले से ले लें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके ले लें, लेकिन एक बहुत आसान रास्ता जो है मुश्किलों को दूर करने का, वो अपने खुदा से राब्ता है। अगर आपका राब्ता मजबूत है, आप उस पर अमल करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे मौला।